So beta, up till now we have discussed about the fundamental particles or the fundamental elements or molecules of the body. Then we have discussed about the condensation and hydrolysis. Now the first very important biological molecule in the body, that is the water. So we will discuss about the biological importance of the water. एक दफ़ा बोर्ड के पेपर में आया था, I don't know 2013 का पेपर था या 14 का, उसके बाद डायरेक्ट नहीं आया बट MCQs की फॉर्म में पूछा जाता है, सो याद रखिएगा। अच्छा अब water, why it is important? Because it is essential for life and the creation of all living organisms depends upon water. या आप ये कह सकते हैं कि water is important for the creation of living organism, और Allah Almighty has created the living organism from water. ठीक है, सो बेटा 70 to 90% ऑफ द बॉडी इज वाटर। लेकिन आपने ये याद रखना है कि हमारे डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट वाटर कंसंट्रेशन होती है। जैसे कि बोन में अगर 20% वाटर है तो आपके ब्रेन में 85% वाटर होता है। ठीक है, सो हमारे सेल्स में सेल्स के फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है, या जो आप ये कह सकते हो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट हो सकता है, बट द ओवरऑल कंस्टिट्यूशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी इज अबाउट 70 to 90%। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आपको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल की साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन का इंटरनल जितना भी पार्ट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जब सोल्यूशन जैसे आपने सेंट्रीफ्यूगेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं, या हमारा आउटर इन्वायरमेंट 3 टाइप्स का हो सकता है। सो अगर वाटर की डेफिशिएंसी होगी या वाटर एफिशिएंट होगा तो आपका सेल जो है या तो वो वाटर को लॉस करेगा या वो वाटर को गेन करेगा। सो अगर वाटर गेन होता है या वाटर लॉस होता है तो दोनों केसेस में एनिमल्स के लिए या ह्यूमन के लिए जो है वो डेंजरस होता है, क्योंकि आपके पास सेल वॉल नहीं है कि वो टर्जिडिटी को मेंटेन रखे, फ्यूज सेल जो है वो रप्चर्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट है साइटोप्लाज्म के अंदर अगर वो 10% से या कम हो जाए, अप टू 10% हो जाए, तो इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोटोप्लास्ट टू सर्वाइव। यानी अ पर्सन इज सीवियरली डिहाइड्रेटेड, तो उस केस में आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स द हैबिटेट फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ आर एक्वेटिक। ठीक है, so water is very important. Now why the water is very important? So we will discuss the different properties of the water, both the physical and the chemical properties which make the water essential for the living organism. So first beta we will discuss about the physical properties, and the first physical property is high specific heat. So this high specific heat is that amount of energy required to change the temperature of the substance. ठीक है, नॉर्मली अगर आप कहें कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड है, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, टू चेंज द टेम्परेचर। यानी अगर आपके पास सपोज एक चीज का टेम्परेचर 97 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 98 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके लिए कितनी हीट आपने उसको दी है, उस 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, उसको आप बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अच्छा अगर आप वाटर की स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, जो आपको रिक्वायर्ड है। आप अगर सपोज बॉइलिंग कर रहे हैं, आपने पानी चूल्हे के ऊपर रखा है तो आप हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दिस हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी 1 ग्राम वाटर है, आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करना है, उसके लिए जितनी आप उसको एनर्जी देंगे, जितनी आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द हाई स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। And the water has a very high specific heat because it is usually about 574 kilocalorie per kg। और आप देखें कि इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर का टेम्परेचर एकदम से गेन या लॉस नहीं होता है। ठीक है, so water gain or release large quantity of the heat energy
विद अ लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी अगर आपने 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है सपोज, और आप उससे 1 डिग्री इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो आप उसको मजीद एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा, ठीक है, या वो इवन डिक्रीज होगा। सो टेम्परेचर ऑफ द वाटर चेंजेस स्लोली, ठीक। अब आप देखें कि अगर सेम अमाउंट में हीट जो है वो जमीन पे पड़ रही है और सेम अमाउंट की हीट जो है सन की वो पानी पे आ रही है, तो पानी का टेम्परेचर और लैंड का टेम्परेचर एकदम से चेंज एक अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता, ठीक है। बल्कि आप ये कह सकते हो कि लैंड का टेम्परेचर जल्दी चेंज होता है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। क्यों चेंज होता है? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है जो उसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज या डिक्रीज करेगी वो आपके पास बहुत ज्यादा हाई है। सो ऑल्दो कि सेम अमाउंट ऑफ सन एनर्जी इज फॉलिंग ऑन द अर्थ, heat energy is falling on the earth, but the temperature is but the difference of the molecules or the difference of the constituent of the body or the reservoir is different. So that's why हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ओशंस जो हैं वो स्लोली कूल्स होती हैं, स्लोअर देन द लैंड। उसका क्या रीजन है? क्योंकि आपके पास जो उसका टेम्परेचर है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो वेपराइजेशन का बेटा मतलब क्या होता है कि आपने एक चीज को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज आपके पास लिक्विड में वाटर है, आप उसको वेपोरेट करवा रहे हो, उसकी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एकदम से वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसको हाई हीट आपने प्रोवाइड करनी होती है, तब वो जाके वेपर्स में कन्वर्ट होता है। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स वाटर, ठीक है। यानी आपने इतनी एनर्जी देनी है कि लिक्विड वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। आप इवन चाय बना रहे हैं, उसके लिए भी देखें, आप जब पानी रखते हैं बॉयल होने के लिए तो वो काफी देर के बाद जाके बॉयल होता है। क्यों? कि लिक्विड जो है वो फौरन से वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अच्छा, आप ला के पानी को धूप में रख दें तो क्या होगा? वो एकदम से बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि वो स्लोली आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो वेपर्स में जाके कन्वर्ट होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लैंड पे देखें तो हमारा वाटर एकदम से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इट टेक्स और इट नीडेड मच एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, ठीक है। सो अब ये जो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये तो हमें पता है क्योंकि वेपोरेशन का प्रोसेस होगा। सो बेटा इस इवेपोरेशन को क्रिएट करने के लिए या इस वेपर्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आपको पता है कि एक वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हुआ होता है, तो पहले आपने दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो कनेक्शन है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करना है। जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे और फिर वो जो है वो इवेपोरेट हो सकते हैं। सो इसके लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए होगी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो जब हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता तो आपका वाटर जो है वो लिक्विड ही रहता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। वरना तो हम हीटर के पास बैठते तो हमें हीट एनर्जी मिलती और हमारा वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके बॉडी से खत्म हो चुका होता। तो इसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी से हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में या किसी भी बॉडी से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक इतनी आसानी से नहीं होता, तभी जो है वो हमारा जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाता है, ठीक है, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। सो विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो वाटर बॉयल होता -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फ्रीज होता -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। सो इसलिए कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसकी वेपराइजेशन की जो हीट है वो ज़्यादा होती है और जब वो ज़्यादा होगी तो आपके पास ऑलमोस्ट 40.7 किलो जॉल मेरे ख्याल से होती है, ठीक है। देन थर्ड हमारे पास आती है इसकी प्रॉपर्टी दैट इज द लोअर डेंसिटी। सो आपको ये पता है कि जब वाटर एक्सपेंड होता है तो वाटर कब एक्सपेंड होता है, ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जब टेम्परेचर फॉल होता है बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो वाटर इज मोस्ट हैवी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब ये इससे कम होगा तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो आइस इज लेस डेंस देन द लिक्विड। उसका रीजन क्या है? मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में आप केमिस्ट्री में ये पढ़ चुके हैं
आइस जो होती है वो लेस डेंस होती है लिक्विड से, और रीजन उसका क्या होता है कि उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ऐसे पोजीशनड होते हैं कि वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को एक दूसरे से फॉरवर्ड पुश करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी जो होती है वो लेस है, क्योंकि उसके पर यूनिट एरिया के अंदर जो है वो लेस वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और जब आइस से लिक्विड में वो मेल्ट होता है तो वो स्ट्रक्चर जो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो कोलैप्स हो जाता है, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो डेंसिटी इंक्रीज है इसकी, ये प्रोटेक्ट करती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को, कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके, क्योंकि देखिए जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो हमारे पास एक लेयर बनती है पानी के ऊपर फ्रॉस्ट की, जबकि पानी सारे का सारा अंदर से जम नहीं जाता, ठीक है, मतलब उसकी सरफेस जो होती है खाली वो जो कि कनेक्शन विद आउटर एनवायरनमेंट होती है वो आपके पास फ्रीज हो जाती है, जबकि बाकी जो पानी होता है नीचे वो लिक्विड होता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं इन लो टेम्परेचर, ठीक है। सो हमारे पास ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये एक्चुअली हमारे हम ये कह सकते हैं कि थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करती हैं। देन आती है सरफेस टेंशन। सो द टेंशन ऑफ द सरफेस लिक्विड, यानी अगर आपके पास ये सरफेस लिक्विड है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और बल्क में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है या कोई भी लिक्विड है, तो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस जो आपका एनवायरमेंटल प्रेशर होगा इसके ऊपर, वो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। और जब वाटर की सरफेस टेंशन की हम बात करेंगे तो इट हैज द हायर सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन जो होती है वो हमारी मेम्ब्रेन्स को मॉइस्ट रखने में हेल्प करती है, ठीक। हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कि वहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे एक सरफेस टेंशन क्रिएट होती है और सरफेस टेंशन की वजह से आपकी मेम्ब्रेन्स जो है वो मॉइस्ट रहती हैं, ठीक है। सो बेटा यहाँ तक अगर आप देखें तो आपकी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके टेम्परेचर को ना बहुत जल्दी कम या ज़्यादा करती हैं और आपके मेम्ब्रेन्स को जो है वो मॉइस्ट रखती हैं, ताकि आपके सब्सटेंसेस जो हैं या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इजीली सेल के अंदर इन आउट हो सकें, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, दैट इज द कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या होती है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल्स। आप देखिए आपके पास, आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। सो दिस कैन अट्रैक्ट द अदर वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो है वो अदर वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे जो आपके पास बॉन्ड बनता है बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट्स, तो आप इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बन रहा है, सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये बॉन्ड बना, तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है, दे कैन नाउ फ्रीली मूव, उनमें कोई हिंड्रेंस नहीं आ रही है, क्योंकि उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है और वो एक दूसरे के साथ अटैच होके मूव कर सकते हैं या उनकी फ्रीली मूवमेंट हो सकती है, ठीक। सो एडहेसिव, अब इसी तरह देखो, अगर आपने ग्लास में से पानी गिराया तो ऐसे नहीं होता कि एक वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाए, बल्कि वो पूरा बल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो क्यों होता है? क्योंकि उनके दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करके रखती हैं। देन हमारे पास आती है एडहेसिव फोर्स। सो एडहेसिव फोर्स का क्या मतलब है? एडहेशन। एडहेशन कहते हैं अटैचमेंट को। अब देखिए कोहेसिव यानी कोहेजन कर रहा था, 2 चीजों को आपस में ज्वाइन कर रहा था। एडहेसिव 2 चीजों को एडहेयर करता है, तो एडहेयर किसी सरफेस के साथ हम एडहेयर होते हैं, ठीक। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास ब्लड वेसल है, चाहे आर्टरी है चाहे वेन है, ठीक है, उसके अंदर ब्लड मूव करता है, तो ब्लड में आपको पता है प्लाज्मा बी होता है, ठीक। अगर ये वेसल है और इसमें ब्लड है, तो ब्लड में आपको पता है प्लाज्मा बी है और प्लाज्मा में आपको पता है कि वाटर बी है, ठीक है। सो ये इसी के अंदर मूव क्यों कर रहा है, ये यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल जाता? तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे प्लाज्मा और इस वेसल की बॉल के साथ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, ठीक है। इसी तरह बेटा आपने 9th क्लास में ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में पढ़ा था कि एक मैकेनिज्म होता है जिसको आप टैक्ट मैकेनिज्म कहते हैं, कि ट्रांसपायरेशन, एडहेजन, कोलिजन एंड देन टेंशन, तो ये आपके पास जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करता है।
सो यहाँ पे जो हम ये कहते हैं कि वाटर जो है वो अर्थ से लीव्स की तरफ मूव करता है बाय डायरेक्ट मैकेनिज्म या ट्रांसपायरेशन पुल, तो वो जाइलम के थ्रू अपवर्ड मूव करता है। तो ये अगर सपोज जाइलम है तो इसमें जो वाटर मूव करेगा वो तब एक वेसल के अंदर या कंटेनर के अंदर मूव करेगा जब उसके कंटेनर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो वो एक पुल की फॉर्म में, एक रॉड की फॉर्म में अपवर्ड मूव कर रहा है, दिस इज ड्यू टू द एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर व्हिच आर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव due to the water. If the water is not available, we would not be able to survive, क्योंकि हमारे बहुत सारे functions जो हैं वो water की वजह से regulate होती हैं, ठीक। देन हमारे पास आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में क्रिएट होती हैं। सो हमारी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा वो आपके पास आ रही है कि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। यानी वाटर अगर पोलर है, क्यों पोलर है? क्योंकि उसके ऊपर टू डिफरेंट पोल्स होते हैं। तो ये पोल्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब देखें, जब हम बात करते हैं, आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी होगी केमिस्ट्री में ब्राइन सॉल्यूशन की, यानी NaCl को जब आप वाटर के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइज करते हो, उसकी कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं, तो हमें ये पता है कि NaCl जो है और वाटर, तो Na पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, इसी तरह हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा ये दोनों जो हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे और उसकी वजह से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक इनके दरमियान में क्रिएट होगी, ठीक है। यानी लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सैक होता है, सैक क्या है? जैसे आपने एसेंट ऑफ सैक पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू मिनरल्स और वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं, तो वो जो डिसॉल्व हुआ होता है वाटर सॉल्ट्स के साथ, तो उसको आप सैक कहते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सैक के बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि उनको इलेक्ट्रोलाइट्स या वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आती है पोलर नेचर ऑफ द वाटर। सो यस, वाटर हैज अ पोलर नेचर क्योंकि इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और पार्शियल नेगेटिव जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो बेटा आपने ये चीज याद रखनी है कि ये पोलैरिटी जो होती है दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो कि इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है व्हिच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग होती है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो क्रिएटिंग the partial negativity on oxygen and partial positivity on hydrogen, ठीक है। then हमारे पास आता है ionization of water and this is very important कि water can ionize into hydrogen ion and hydroxyl ion, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में अगर ये आयोनाइज हो रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो हर एंजाइम की अपनी एक ऑप्टिमम पीएच होती है। जब उनकी अपनी एक ऑप्टिमम पीएच है तो कुछ एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करेंगे जो हाइड्रोजन आयन के आयोनाइज होने से बनेगा, और कुछ जो है वो हाइड्रोक्सिल मीडियम के साथ काम करेंगे। जब आपके हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपका मीडियम एसिडिक हो जाएगा, और जब हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन होगी तो मीडियम बेसिक होगा। एंड दिस आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग द डिफरेंट मीडियम in the body, so that's why different enzymes can perform their functional at their best, ठीक है। So we can say all of these properties are very important and that's why we say that the water is the biological molecule which helps in the creation of the organism and for the survival of organism. So that was about water. Have a nice day.